नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, 18वीं लोकसभा का चुनाव कई मायनों में बेहद दिलचस्प रहा है और ये मान के चलिए कि अगले 5 साल तक आपको कई राजनीतिक दिलचस्प घटनाक्रम या कह सकते हैं राजनीतिक उठापटक देखने को मिल सकता है। तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? चूंकि इस बार ये समझ लीजिए कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 10 साल बाद ऐसा हो रहा है देश में। किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है, यानी कि 272 का जो जादुई आंकड़ा था किसी भी एक पार्टी को नहीं आया। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर उसी पार्टी से संबंधित है, 240 सीट लेकर के आई, लेकिन अकेले तो पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई। जबकि पिछले अगर आप देखेंगे 17वीं लोकसभा चुनाव में, यानी कि इससे पिछला कार्यकाल जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रहा, बीजेपी को अकेले 303 सीट आया, जबकि 272 ही पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए था। इसीलिए बहुत मजबूत सरकार रही। अब इस बार जब पूर्ण बहुमत नहीं आया तो अपने बाकी जो घटक दल हैं उस पर बीजेपी निर्भर हो गई। अब बाकी घटक दल की अगर बात करेंगे तो टीडीपी को सबसे लेकर के चलते हैं। पहले टीडीपी माने आंध्र प्रदेश की एक पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है। 16 लोकसभा सीट ये जीते हैं, एनडीए के साथ ही चुनाव लड़े थे। उसके बाद जदयू, नीतीश कुमार की पार्टी जो कि बिहार से संबंधित है, 12 लोकसभा क्षेत्र जीते हैं और एनडीए के साथ मिलकर के लड़े हैं। ये दोनों अब सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि एनडीए में थे ही तो सपोर्ट देने की बात इन्होंने की है। अपने अपने पार्टी के द्वारा जो समर्थन प्रस्ताव है राष्ट्रपति महोदया को ये सौंप चुके हैं कि हम नरेंद्र मोदी को एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है अपना समर्थन दे रहे हैं। तो अब मसला है कि ये गठबंधन की सरकार यहां से होने वाली है, लेकिन यहां से कई प्रश्न उभर करके सामने आते हैं। एक तो यक्ष प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का भी और बिहार का भी एक ही प्रश्न है, एक ही मुद्दा है, और वह स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, यानी कि एससीएस, विशेष राज्य का दर्जा मिलता है कि नहीं। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी लंबे समय तक केंद्र सरकार से इसी चीज को लेकर के मांग करते रहे, और नीतीश कुमार तो एक बार इस मांग की पूरा नहीं होने पर एनडीए छोड़ करके चले भी गए थे महागठबंधन की तरफ। तो अब ये देखना होगा कि जब ये दोनों इस सरकार में किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं, तब यह कहा जा रहा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश की वर्षों पुरानी मुराद और मांग जो है वह शायद पूरी हो सकती है। कुछ जानकार यहां यह भी कह रहे हैं कि संभव हो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ना मिले, लेकिन स्पेशल पैकेज मिल सकता है। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है और स्पेशल पैकेज क्या होता है, इसका फायदा क्या है, क्यों डिमांड किया जा रहा है। सबसे अहम बात तो यही समझिए, आम शहरी, आम नागरिक, हमारे आपके जैसे लोग ये जानना चाहेंगे कि भैया बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता है तो इससे आम बिहारी के जीवन में क्या परिवर्तन में आ जाएगा। ये सबसे अहम प्रश्न है, और आप मेरे साथ अभी कुछ देर बने रहिए। जितने भी टॉपिक पर मैं अभी डिस्कशन करूंगा आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि क्यों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसके मिलने से क्या हो जाएगा। साथ ही यह कंडीशन जो है आंध्र प्रदेश के लिए भी लागू होता है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि अभी देश के कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार दे रही है, कब से शुरुआत हुआ, और बिहार इतने समय से इसकी मांग कर रहा है, आंध्र प्रदेश भी, तो क्यों नहीं पूरा ये मांग केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। आप जानते हैं कि हमारे देश में हर 5 साल पर जो है फाइनेंस कमीशन के द्वारा कुछ सिफारिशें आती है और यह बताया जाता है कि वित्त का बंटवारा कैसे किया जाएगा। वित्त का बंटवारा दो आधार पर सबसे पहले समझ लीजिए। एक तो है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में, यानी कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बीच में कैसे बंटवारा किया जाएगा। इसके अलावा एक है स्टेट और स्टेट, यानी कि यूपी को कितना मिलना चाहिए तो बिहार को कितना मिलना चाहिए पैसा, तमिलनाडु को कितना मिलना चाहिए तो गुजरात को कितना मिलना चाहिए। ये तरह, यानी कि एक तो केंद्र और सभी राज्यों के बीच बंटवारा, और दूसरा क्या है, राज्य और राज्य के बीच बंटवारा किस तरह से किया जाएगा। ये सब बातें यहां पर की जाएगी। ठीक है, तो एक बात तो ये फाइनेंस कमीशन का काम ये हो गया। अब इन चीजों को लेकर के जो है कब से शुरुआत किया गया था, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बार जो ये चीजें आया चर्चा में वह है 1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने इस बात पर जोर दिया।
फिफ्थ फाइनेंस कमीशन का यह कहना था कि देखिए कई राज्य जो हैं वह गरीब राज्य है, वह ऐतिहासिक रूप से पिछड़ चुके हैं या उनका भौगोलिक अवस्थिति कुछ ऐसा है जिसके लिहाज से उन्हें कुछ स्पेशल मदद देना चाहिए, नहीं तो वे वहां पर मतलब समावेशी विकास नहीं हो पाएगा। विकास की मुख्य धारा में इन राज्यों के लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, पिछड़ जाएंगे और इससे अंततः क्या होगा, देश पिछड़ जाएगा, विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने ये बात कहा था। अब इसको लेकर के किन किन राज्यों को, यहां पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जरा उसको देख लेते हैं। भारत के नक्शे पर चलते हैं। देखिए अभी तक जो है 11 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। मैं यहां पर मैप के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप अपने आप अंदाजा लगा लेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या रहा होगा। देखिए सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है सेवन सिस्टर्स और इसका एक छोटा सा भाई भी है सिक्किम। तो ये जो 7 यहां पर आपको स्टेट दिख रहा है ये, ठीक है, और इसके अलावा एक सिक्किम, तो 8 स्टेट तो यहीं से हो गया। नॉर्थ ईस्ट का यह जो इधर का 8 राज्य हुआ और 11 मैंने कहा तो 3 बच गया। 3 में एक जो है यह जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, एक हिमाचल वाला और एक उत्तराखंड। तो ये 8 और 3 ये हो गया टोटल 11। ये 11 राज्य ऐसे हैं जिसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अब जरा ठहर करके देखते हैं कि इन 11 राज्यों को क्यों विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, क्योंकि उसी के आधार पर तो हम समझ पाएंगे ना कि आखिर यहाँ पर बिहार जो विशेष राज्य की दर्जा का मांग कर रहा है और फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश के द्वारा जो विशेष राज्य की दर्जा का मांग किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ तालमेल बैठता है कि नहीं। देखिए जो ये नॉर्थ ईस्ट है ना, इसको लेकर के कहा गया कि एक ऐसा क्षेत्र है जो कि दुर्गम है, यहाँ के अगर देखेंगे तो पहाड़ी है, जंगल है। यही चीज उत्तराखंड में भी देखने को मिला। अब इसके पास वन्य संपदा है। अब ये कहना शुरू कर दे कि मान लीजिए कोई राज्य ऐसा है जिसके पास खनिज है, तो वह खनिज बेच रहा है, लोहा बेच रहा है, कोयला बेच रहा है, या कहे कि मेरे पास वन्य संपदा है, मैं वन बेचूंगा, उसी से पैसा कमाऊंगा, तभी तो अपने लोगों का मतलब रोजगार दे पाऊंगा, अपने यहाँ का विकास कर पाऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाऊंगा। लेकिन अगर ये वन काटने लग जाए, पहाड़ों को काटने लग जाए, तब जाकर के समस्या पर्यावरण के लिए हो जाएगा। तो इन्हें ये काम करने नहीं दिया जाएगा पर्यावरण के विभिन्न कानूनों के माध्यम से उस पर आरोपित करके। फिर ये कैसे विकास करेंगे, इसी बात को ध्यान में दिलाया था फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने। उनका कहना था कि देखिए ये जो है ये भौगोलिक दृष्टिकोण से ऐसे स्टेट हो जाते हैं जहां पर इनके पास रोजगार के लिए या आर्थिक आमदनी के लिए बहुत सारे विकल्प नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे राज्य देखेंगे जो कि बॉर्डर से लगता हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, चाहे वो आप उत्तराखंड की बात कीजिए, चाहे वो आप हिमाचल की बात कीजिए, चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात कीजिए। यही चीज आपको यहां पर कई नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के साथ भी देखने को मिलेगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़ गए हैं। अब ऐतिहासिक रूप से पिछड़ने का क्या मतलब होता है, इसमें मैं बिहार और आंध्र प्रदेश का भी आपको उदाहरण लेकर के चलूंगा, ठीक है। यहां पर देखेंगे हम उत्तराखंड भी उसमें शामिल हो जाएगा, इसमें मैं झारखंड की भी चर्चा करूंगा, इसमें मैं तेलंगाना की भी चर्चा करूंगा, ठीक है। तो अब कैसे ये होता है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐतिहासिक रूप से पिछड़ने का कहने का मतलब है, बिहार को अगर उदाहरण के तौर पर ले ले, बिहार शुरू से ही एक गरीब राज्य रहा है। वहां पर आप कह सकते हैं कि रोजगार के माध्यम बहुत उपलब्ध नहीं रहे। एक वजह इसका लैंडलॉक होना भी बताया जाता है। लैंडलॉक कहने का तात्पर्य है कि कहीं से भी यह समुद्री सीमा को साझा नहीं करता है। समुद्री सीमा को साझा नहीं करेगा तो यहां पर जो है स्थिति, जो कह सकते हैं व्यापार वगैरह की स्थिति जो है वह बेहतर नहीं हो पाएगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं आ पाएगा। ऐतिहासिक रूप से कहने का एक कारण और भी है कि चलिए इस बिहार को मैप को मैं यहां पर दिखा देता हूं। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भारत के नक्शे पर ये जो आपको जगह दिख रहा है, उत्तर भारत का ये जगह, यह जो है कभी बिहार पूरा का पूरा हुआ करता था 2000 ईस्वी से पहले। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे केंद्र में। तो उनके समय ही क्या हुआ कि इस जगह का बंटवारा हो जाता है। हालांकि बहुत विरोध हुआ था, लेकिन ये एरिया कुछ ऐसे बट जाता है और ये एरिया बट करके नीचे वाला यहाँ आता है और ये चल जाता है इधर। तो इस जगह का नाम दे दिया गया, जो कि बिहार था ही, और एक नया स्टेट बन गया जिसका नाम झारखंड दे दिया गया। अब एक बात समझिए, बिहार ऐसे राज्यों में रहा है जहां पर भारत में शुरुआती तौर पर ही उद्योग लगा था, ये एक सच्चाई है। अगर आप देखेंगे झारखंड में एक शहर ही है जिसका नाम है जमशेदपुर। तो जमशेद जी ने इस शहर का निर्माण किया था। टाटा वगैरह का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुआ करता था, बिरला का। लेकिन क्या हुआ कि सारे खनिज संपदा इधर हुआ,
बिहार के इस दक्षिणी हिस्से में था और यहाँ पर जो है उद्योग वगैरह लगाया गया, इंडस्ट्री इधर ही पूरा आया, रोजगार के सारे साधन इधर थे। और ये एरिया जो था यानी कि उत्तर बिहार उस समय का अगर कह सकते हैं, यह मैदानी भाग था। यहाँ पर गंगा नदी बहती है, बहुत सारी गंगा की सहायक नदियां भी है। कोसी जिसे बिहार का शोक कहते हैं वह भी कुछ इस हिस्से में, मिथिला वाला हिस्सा जो है सीमांचल का, वहां से बहता है। तो अब यहां पर क्या होता है कि ये एरिया जो है यानी कि अब ये एरिया जूम करके समझिए, यहां बाढ़ की समस्या बनी रहती है। ठीक है, तो बाढ़ है और वहां फिर फसल हो पाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगर बाढ़ आता है तो फसल का नुकसान, और फसल किस पर निर्भर होगा, मानसून पर निर्भर होगा। तो मानसून जो है वह नियमित रह नहीं गया है, तो इसीलिए कृषि का नुकसान होगा और खनिज तो यहां आ गया। तो आप कह सकते हैं कि वर्षों तक बिहार ने जो चीज संजो करके रखा एक क्षेत्र में, वह तो कट करके झारखंड के साथ चला गया। तो बिहार की पूरी संपदा झारखंड के साथ चलेगी, बच गया तो यहां पर पानी और कीचड़। तो अब वहां पर विकास कैसे होगा, कोई वहां पर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। तो ऐतिहासिक रूप से यह जगह पिछड़ गया है, क्योंकि बंटवारा हो गया और बंटवारा के बाद जो है यहां पर यह पिछड़ा, और इस जगह का नुकसान हुआ झारखंड का, क्योंकि झारखंड के पास संपदा तो है लेकिन राजनीतिक अस्थिरता रही है यहां पर, और इस वजह से झारखंड में नीति निर्माण सही से नहीं हो पाया, इसलिए यह जगह भी पिछड़ गया। अब चलिए इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, और मैं बात करना चाहता हूं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, चूंकि यहां पर टीडीपी भी शामिल है, चंद्रबाबू नायडू, तो उस बात को भी यहां पर हम दोहरा ही लेते हैं साथ में। यह जो आपको दिख रहा है यह आंध्र प्रदेश और यह आपको तेलंगाना दिख रहा है। अब यहां पर एक बात समझिए, जब ये आंध्र प्रदेश, ये पूरा एक स्टेट हुआ करता था आंध्र प्रदेश 2014 तक, यूपीए का जो सेकंड टर्म था अपने आखिरी वर्ष में यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उस समय इस राज्य का बंटवारा हुआ, हालांकि बहुत विरोध हुआ। आप यूट्यूब पे जाकर के देखिएगा, पार्लियामेंट के बाहर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेट गए थे सड़कों पर, इतना ज्यादा विरोध हुआ, फिर भी इस जगह का बंटवारा कर दिया गया और एक नया स्टेट तेलंगाना बनाया गया। इस जगह का जो आमदनी का मुख्य केंद्र था वह था हैदराबाद। ठीक है, अब तेलंगाना जब नया राज्य बनता है तो यह हैदराबाद चला जाता है तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश के पास जो फिर वही हिस्सा बच जाता है जैसे बिहार के साथ हो गया। तो जो यहां पर बिहार में बस देखने को यह मिला था कि ये जो दक्षिणी वाले हिस्से में सारा इसका संपदा चल गया था, और यहां जो है उत्तरी हिस्से में चला गया, राज्य के उत्तरी हिस्से में इसके पास फिर कुछ बच नहीं गया। तो यहां पर यह समस्या बनी रह गई। उस वक्त विरोध जब हुआ तो यूपीए सरकार ने कहा था कि हम आपको स्पेशल पैकेज देंगे, फंड देंगे, रेवेन्यू उतना दे देंगे ताकि आप गरीब नहीं रह जाए, हम आपको रिटर्न पैसा दे देंगे। अभी जो आप चंद्रबाबू नायडू को सुन रहे हैं, 2014 से लेकर के 2019 तक यही चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के हुआ करते थे, चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, उसके बाद जो है 2019 से लेकर के 2024 यानी कि अभी तक जो है वह वाईएस जगनमोहन रेड्डी यहां के चीफ मिनिस्टर हुए। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के। तो अभी तक दोनों ही चीफ मिनिस्टर, इससे पहले वाले भी थे चंद्रबाबू नायडू, अब जगनमोहन रेड्डी, और फिर से इस बार जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ जो है आंध्र प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ है, वहां पर टीडीपी ऐतिहासिक रूप से जीत करके आई है, एनडीए की सरकार बना है। पवन कल्याण, आप तेलुगु के स्टार को जानते हैं, पावर स्टार उन्हें कहा जाता है, उनकी पार्टी भी सरकार में शामिल है और बीजेपी भी शामिल है, यानी कि एनडीए की सरकार यहां बनी है। लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा सीट आया है, तकरीबन जो है 140-41 सीट इनको विधानसभा में मिला है। तो फिर से यहां पर चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो समझिए, तो लंबे समय से यह राज्य जब बनता है नया राज्य और यह अलग होता है, तभी से ये डिमांड किया गया, पिछले 10 साल से लगातार ये चर्चा में है कि भैया हमें आप जो है स्पेशल पैकेज देने का बात किया था, आपने नहीं दिया है। और जो पैकेज फाइनेंस कमीशन ने बाद में देने की बात कही, वह पैकेज जो है पर्याप्त नहीं पाया गया। नीति आयोग ने भी एक बार आंध्र प्रदेश के लिए पैकेज देने की बात कहा था, पर आंध्र प्रदेश ने बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके बता दिया था कि आप जो इतना हमें पैकेज दे रहे हैं वह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एक नई राजधानी तक यहां बनाना है। आप नीति आयोग के वेबसाइट पे जाके इन चीजों को डिटेल से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कम समय में ये बताना यहां पर संभव नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें यहां पर चल रहा था। तो आप इन चीजों को हिसाब से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, इन दो राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर अब एक प्रश्न उठता है, जो कि यक्ष प्रश्न है, कि जब इतना मांग किया जा रहा है, एक बार नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर भी चले गए थे, फिर आखिर स्पेशल स्टेटस का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है। देखिए, मैंने कहा था कि 1969 में 5th फाइनेंस कमीशन के साथ ये चीज आया था, जो स्पेशल स्टेटस की बात की गई थी, और 14th फाइनेंस कमीशन 14वां वित्त आयोग के साथ ये चीज खत्म कर दिया गया।
जब 14th फाइनेंस कमीशन आया तो इसके द्वारा यह सिफारिश किया गया सरकार को, केंद्र सरकार को, कि ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हम देते हैं इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, बल्कि इसके जगह पर एक नए तरह का प्रावधान किया जाए। अब क्या नए तरह का प्रावधान किया जाए? इसने कहा कि सभी राज्यों को केंद्र के द्वारा दिया जाने वाला पैसा बढ़ा दीजिए। अब कैसे बढ़ा दीजिए? तो इसने एक तर्क दिया। तर्क क्या दिया गया कि पहले जितना अमाउंट दिया करते थे आप राज्यों को, तो पहले जो राज्यों को अमाउंट केंद्र दिया करती थी वह तकरीबन था 32% का, लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन ने कहा कि इसको आप 10% और बढ़ा करके और इसे 42% कर दीजिए। ठीक है, तो जब ये चीजें लागू हो गया तो इन्होंने कहा कि हमने तो आपका बजट ही बढ़ा दिया, हम आपको पैसा दे ही रहे हैं, वहां से आप अपने यहाँ के लिए बेहतर कार्य कर सकते हैं, फिर आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की जरूरत नहीं है, यानी कि SCS की आवश्यकता नहीं है, और इसे पूरी तरह से उसी समय खत्म कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी ये देखने को मिला कि चीजें तब्दील में नहीं हो रहा था। अब एक प्रश्न तो और बना हुआ है, जो मैंने आपको कहा था कि हम इस बात को लेकर के बात करेंगे, आपको कहेंगे कि आप सोचिए कि यदि मान लेते हैं कि बिहार को और आंध्र प्रदेश को जो विशेष राज्य का दर्जा है वह मिल जाता है, तो इससे क्या फायदा होगा, यह हमें समझना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात समझना होगा कि बिहार, मैंने आंध्र प्रदेश की स्थिति बता दिया, बिहार को लेकर के समझिए। बिहार शुरुआत से ही एक गरीब राज्य रहा है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत मेहनती रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में पलायन यहाँ से होता रहा है। बिहार की तो समस्या यह है कि बिहार से श्रमजीवी ट्रेन तक चलता है, नाम ही है श्रमजीवी ट्रेन, वहां से मजदूर वहां से ठोकर के दूसरे राज्य ले जाए जाते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, बिहार का श्रम और जो वहां का टैलेंट है वो कहीं ना कहीं बाहर जा रहा है। और उस वक्त एक ऐतिहासिक तौर पर मैंने कहा कैसे पिछड़ा, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो झारखंड कट गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कट गया था, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ भी कटा था, तो बिहार से झारखंड अलग हो गया, तो वो एक समस्या हो गया था। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर एक उदाहरण दूं, एक फैक्ट मैं आपको बताऊं, तो बिहार में तकरीबन 2.76 CR फैमिली अगर है, बिहार में है 2.76 करोड़ परिवार है। अब एक बात मैं आपको दिलचस्प बताऊं, तो इतने परिवार में तकरीबन 34% ऐसे परिवार हैं जिनकी आमदनी 6,000 से भी कम है। आज के समय में एक परिवार की कह रहा हूं, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक परिवार में अगर मान लेते हैं कि मिनिमम 5 मेंबर तो होंगे ही, तो अब जरा सोच सकते हैं कि ये 5 मेंबर जो हैं ये 6,000 में कैसे गुजारा करते होंगे। और यहां पर जो है 1/3 की ऐसी स्थिति है, समझ सकते हैं, 33% परिवार इस तरह के हैं बिहार में। तो आप समझ सकते हैं आज के समय में 21वीं सदी में 2024 में हम लोग करें 6,000 में क्या ही होता है। अब समझ सकते हैं बिहार को इसकी कितनी आवश्यकता है। अब चलते हैं कि बिहार को फायदा क्या मिलेगा इस चीज से। देखिए, ऐसे सभी स्टेट, जैसे कि मैंने कहा नागालैंड को लेकर के, मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट को लेकर के, जम्मू कश्मीर को लेकर के, उत्तराखंड को, हिमाचल प्रदेश को, इन्हें क्या फायदा मिल रहा है। और अगर बिहार को, आंध्र प्रदेश को जो विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो क्या फायदा मिलेगा। यहाँ पर एक बात जो सबसे पहले होगा वो है टैक्स ब्रेक्स ज्यादा होगा, यानी कि टैक्स जो है वह उसमें ज्यादा अंश मिलना शुरू हो जाएगा बिहार को या आंध्र प्रदेश को भी। उसके पास स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड्स क्रिएट किए जाएंगे, जिसका काम यह होगा कि वह मुख्य रूप से टारगेटेड रूप से यह देखें कि उस राज्य में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस एरिया में किस तरह के विकास के काम किए जा सकते हैं, यह होगा। उसके अलावा आरक्षण बढ़ जाएगा। आरक्षण कहने का मतलब क्या है कि एक तरह से सेफ गार्ड बाकी स्टेट से मिलेगा। लोकल जो गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं या इंस्टीट्यूट होगा, उसमें बिहार के लोगों को ही अधिक आरक्षण मिलने लग जाएगा और इसका फायदा होगा, क्योंकि बिहार के लोग फिर वहां जॉब ज्यादा पाएंगे। उसके बाद आप जानते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हुआ करता है, जो कि इसे आप केंद्र प्रायोजित योजना कहते हैं। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, केंद्र प्रायोजित योजना को लेकर के सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे कि केंद्र के द्वारा अभी कोई भी योजना किसी भी स्टेट को दिया जाता है, तो अगर 60 रुपया केंद्र ने दिया तो उस राज्य को 40 रुपया उस योजना के लिए लगाया जाता है। मान लीजिए किसी स्टेट में हाईवे बनना है, बिहार में हाईवे बनना है, तो यहां पर 60% जो है पूरा फंड का केंद्र सरकार दे देगी बिहार को, और बिहार सरकार से कहेगी कि 40% अब आप दे दीजिए। लेकिन अगर बिहार सरकार के पास 40% पैसा नहीं पुरता है तो ये 60% भी बेकार चला जाएगा। समझ रहे हैं? यानी कि अगर आप समझ लीजिए और स्पेशल स्टेटस मिल जाता है तो एक प्रोजेक्ट के लिए
90% पैसा जो है वह केंद्र सरकार देगी और उस राज्य सरकार को केवल 10% ही देना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए, ऐसे गरीब राज्य बिहार जैसे, आंध्र प्रदेश जो पिछड़ गया ऐतिहासिक तौर पे, इन्हें जो है 10% जुटाना धन इनके लिए बड़ी मुश्किल बात नहीं होगी। तो 10% ये जुटा लेंगे, 90% जो है केंद्र के द्वारा मिल जाएगा इन्हें, और इस वजह से क्या होगा कि ये अपना काम यहां पर जो है बेहतर ढंग से प्रोजेक्ट वगैरह चला पाएंगे। आप ये सुनते होंगे अखबारों के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, कि केंद्र सरकार ने जो काम करने के लिए पैसा बिहार को दिया था, बिहार सरकार उस पैसे को नहीं खर्च कर पाई और वह पैसा जो है वह केंद्र के पास वापस रिटर्न हो गया। क्यों रिटर्न हो गया? क्योंकि बिहार को जो ये 40% देना था, बिहार उस 40% को जुटा ही नहीं पाया, वह रिसोर्सेज वो ला ही नहीं पाया, उतना बजट उसके पास था ही नहीं, इसीलिए ये पैसा भी नहीं निकल पाया और केंद्र को रिटर्न हो गया। तो ये नुकसान होता है विभिन्न परियोजनाओं में। और फिर देखेंगे ऐसे स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो पाएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वहां इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा, लोग बेरोजगार होंगे, तो जाहिर सी बात है पलायन करेंगे, और जो लोग पलायन नहीं किए वहां रह जाएंगे, तो फिर क्या होगा, क्राइम का रेट बढ़ जाएगा। तो ऐसे स्टेट में आपको ये सारी चीजें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्या फायदा होगा अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है? जैसे इनकम टैक्स में यहाँ के रहने वाले लोग जो होंगे, जैसे कि बिहार के जो लोग रहने वाले होंगे, या फिर आंध्र प्रदेश के रहने वाले लोग जो होंगे, या फिर ये अभी जो 11 राज्य के लोग हैं, इन्हें इनकम टैक्स में छूट मिलता है, कारपोरेट टैक्स में भी छूट मिलता है, एक्साइज ड्यूटी में छूट मिलता है। और इस सब के वजह से क्या होता है कि यहां पर कंपनियां फिर ध्यान देती है, यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। क्यों? क्योंकि यहां के कॉर्पोरेट टैक्स में तो छूट मिला है ना, तो वो चाहेगी कि अगर यहां पर छूट है तो हम अपना इंडस्ट्री कहां लगाएं, बिहार में लगाएं, कहां लगाएं, आंध्र प्रदेश में लगाएं। तो ये चीजें यहां पर हो सकता है, और इस सब वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोजगार फिर मिलेगा, और फिर वहां की अगर कह सकते हैं तो आर्थिक स्थिति जैसे ही बेहतर हो जाएगा, लोग रोजगार में आ जाएंगे, युवाओं को काम मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं क्राइम रेट जो है वह भी कम हो जाएगा। और बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन की समस्या, ये जो दिल्ली पंजाब जाकर के काम करते रहते हैं, ये लोग फिर अपने स्टेट में रह पाएंगे। देखिए पलायन की अगर बात करेंगे ना, तो इंजीनियर डॉक्टर बनकर के बाहर कहीं काम करने जाना ये ठीक बात है, लेकिन मजदूरी करने के लिए, ठेला चलाने के लिए, सब्जी बेचने के लिए आपको बिहार से दिल्ली आना पड़ता है या पंजाब जाना पड़ता है, तो ये बहुत दुखद स्थिति है। ठीक है, तो ये जो पलायन की एक विभीषिका है, फिर बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य इन सब चीजों से बच सकता है। तो यही बातें इसमें कहा गया है, और अब ये उम्मीद किया जा रहा है, चूंकि किंग मेकर की भूमिका में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बिहार सरकार और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है, तो अब देखना होगा कि क्या ये सरकार जब बन जाती है तो क्या डील फिक्स होता है। या तो इन्हें आप कह सकते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाएगा, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, या फिर इन्हें किसी विशेष तरह का पैकेज मिल सकता है, जैसा कि 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा था। तो कुछ हो सकता है कि उससे भी ज्यादा बजट मिले। नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश के लिए जो कहा था और आंध्र प्रदेश ने कहा कि ये धन पर्याप्त नहीं है, तो बजट में कुछ और ज्यादा मिल सकता है, और ये सब चीजें जो है निश्चित तौर पर इन राज्य के लोगों के लिए बेहतर होगा। लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, यह भी हमें समझना है। इसके दुष्परिणाम ये होंगे कि फिर से कई अन्य राज्यों के द्वारा भी विशेष राज्य के दर्जा की मांग किया जाएगा। जैसे कि बिहार आंध्र प्रदेश में तो है ही, उड़ीसा भी शामिल हो सकता है, उड़ीसा में ही बात उठता रहा है, और अब तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री होगा। चूंकि नवीन पटनायक वहां चुनाव हार चुके हैं, तो इस कंडीशन में ओडिशा भी शामिल हो जाएगा। संभव है इस कंडीशन में बाकी स्टेट आ जाए, झारखंड आ जाए, छत्तीसगढ़ आ जाए, तो फिर इस तरह की समस्याएं जो है लगातार बढ़ भी सकता है। तो सरकार को अब फूक फूक करके कदम रखना पड़ेगा कि क्या किया जाना चाहिए। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो मेरा अपना मानना है, बिहार जैसे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा जरूर दीजिए। इसके लिए कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि यह 15 साल के लिए दे दीजिए, आप अनंत काल के लिए नहीं दीजिए जैसे कि बाकी स्टेट के साथ हुआ। आप ये कर दीजिए कि 15 साल के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा है या आंध्र प्रदेश को दिया जा रहा है, तब तक 15 साल में विकास हो जाएगा। यदि नहीं हो पाता है 15 साल में, वांछित लक्ष्य जो है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, 5 साल के लिए और आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालना होगा, नहीं तो इन राज्यों में गरीबी जो है, और आप कह सकते हैं भारत की एक जो सबसे बड़ी समस्या है वह असमानता की समस्या है। धन का असमान वितरण जो है वह लगातार खाई बढ़ता जाएगा, और जो व्यक्ति गरीब है वो गरीब होता जाएगा, जो अमीर है वो अमीर बनता जाएगा, और इससे कहीं न कहीं समाज जो है वो बढ़ता जाएगा। तो अब देखना होगा कि क्या होता है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और ये सबसे पहले हमें समझना होगा कि नीतीश कुमार आगे क्या करते हैं।
आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार गठबंधन में बने रहेंगे, 5 साल ये सरकार चलेगी, वो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा ले पाएंगे या विशेष पैकेज ले पाएंगे? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।